रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास हल्का समंदर भी आएगा, मत बैठे तक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। अरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और सबसे पहले आज है 15 जून 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 291। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर पर स्टैटिक जीके भी कवर कराए हैं। और इसके अलावा आप हमारे अन्य शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखा करें, और इसके अलावा आप हमारे जो अन्य करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक होते हैं वो भी जरूर देखा करें, क्योंकि अक्सर उस पर मैं अलग अलग करंट के टॉपिक पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान कराने वाला हूं, तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है और उसे इन क्वेश्चनों के नोट्स भी बना लेना, ताकि आने वाले एग्जामों में आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रेट ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी गई जिसमें दुनिया के मोस्ट इंपोर्टेंट 3 देश बताए गए जिसमें सबसे अधिक नाइट्रेट ऑक्साइड उत्सर्जन किया जा रहा है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें भारत की रैंक पूछी है कि भारत इस उत्सर्जन में या नाइट्रेट ऑक्साइड के उत्सर्जन में कौन से स्थान पर है। ऑप्शन ए है वो है दूसरा स्थान पर, ऑप्शन बी है चौथे स्थान पर, ऑप्शन सी है 129वें स्थान पर और ऑप्शन डी है वो है 159वें स्थान पर। तो कौन से स्थान पर है भारत। तो इसमें इस रैंक में भारत की स्थिति है वो है सेकंड नंबर पर। प्रथम स्थान पर कौन है, और प्रथम स्थान पर है वो है चीन, दूसरे पर हो गया भारत और तीसरे पर है यूएसए। तो ये वर्ल्ड के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट जो मतलब सबसे अधिक नाइट्रेट ऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले देश है। तो ये आपको थोड़ी सी रैंक और इसमें भारत की स्थिति को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये नंबर आपको बी ऑप्शन दिख रहा है 4 नंबर, मतलब इसमें चौथी रैंक किस में है भारत की। तो ये है मिलिट्री पावर के अंदर, सैन्य शक्ति के अंदर, मतलब भारत की रैंक है वो है चौथे नंबर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और है फोर्थ रैंक, वो किस में है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 129वीं रैंक हाल ही में जारी गई एक रिपोर्ट के अनुसार आई, कौन सी, वो थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। किसके द्वारा जारी किया जाता है इंडेक्स 2024, और किसके द्वारा जारी किया जाता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक है वो है 2024 की 129वीं, और इससे पहले थी 126वीं रैंक थी, जिसमें -3 का नुकसान हुआ है भारत को। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कितनी 127वीं थी और अब 129 हो गई, -2 का नुकसान हुआ है। और किसके द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको अभी इसकी स्थापना और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कौन है हेड, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें भारत की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो ये है वो स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, यही रहते हैं प्रथम स्थान पर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, और वो है 159वीं रैंक। ये किस में है भारत की, तो 159वीं रैंक है भारत की, वो है आपकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ये भी आपको ध्यान है, प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक है वो है 159। मतलब कुल मिला के भारत के जो पत्रकार है उनको स्वतंत्रता के मामले देखे तो भारत की रैंक लगभग इतनी बहुत ही अच्छी नहीं है, और 159 नंबर है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये रैंक हो गई। इस रैंक के साथ अन्य रैंक के थी वो भी मैंने बता दी। बाकी आप सभी को मैंने काफ़ी बार बताता रहता हूँ, तो आज आपको ये वर्क दे रहा हूँ कि आप सभी रैंक के क्रम से छापे। तो ये मैंने बता दी और इसका आंसर बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में पुणे किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसे हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA। हाल ही में पुणे नियुक्त किसे किया गया है। ऑप्शन ए है वो है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी है अजीत डोभाल, ऑप्शन सी है राजीव कुमार और ऑप्शन डी है वो है रुचिरा कंबोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी अजीत डोभाल। हाल ही में अजीत डोभाल को पुणे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। आप सभी को पता होगा, जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, तब से लेकर लगातार यही है 2014 से। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। NSA नेशनल
सेक्रेटरी एडवाइजर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा उपेंद्र द्विवेदी हाल ही में चर्चा में क्यों रहे कि इनकी नियुक्ति की गई और इन्हें हाल ही में बनाया गया आर्मी के नेक्स्ट हेड, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आर्मी के हेड होंगे वो होंगे उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी आ गया तो इसका थोड़ा सा दिवस है वो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आर्मी के प्रथम जो हेड थे उनका नाम था करियप्पा, उनके जन्म दिवस को याद करने के रूप में ये मनाया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके अलावा राजीव कुमार का संबंध किससे है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, या मैं बता देता हूँ। राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इनमें कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 3 सदस्य होते हैं, 1 + 2 = 3, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उनमें से जो प्रमुख भारत के चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? वो हैं आपके राजीव कुमार, ये थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है, क्योंकि हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव कंप्लीट हुए हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और इसके अलावा 2 अन्य हैं, आपको इन 2 अन्य कौन है जो मतलब निर्वाचित आयुक्त, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और रुचिरा कंबोज हाल ही में UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में रुचिरा कंबोज का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो इस वजह से ये भी नाम थोड़ा सा चर्चा में ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट 3.0 के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बना दिया है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें, जिसमें मैंने बहुत सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो ये तो थे कुल दूसरा क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा, कौन सी सेवा है? PM श्री हवाई पर्यटन सेवा की शुरुआत किया है या कहां पर शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है यूपी और ऑप्शन डी है वो है बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन है CM? तो मध्य प्रदेश के CM है मोहन यादव। और मोहन यादव द्वारा ये एक योजना शुरू की गई, जिसमें ये होगा कि एक टैक्स के माध्यम ऐसी टैक्स शुरू की जाएगी जो कि हवाई में उड़ते समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और ये जोड़े जाएंगे प्रमुख जो धार्मिक स्थल है मध्य प्रदेश में उनको जोड़ा जाएगा, इसलिए ये सेवा शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है वो है भोपाल। और किस नदी के किनारे है? तो भोजताल नदी के किनारे, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, दूर है पर भोजताल झील है, यहाँ पर नदी नहीं सॉरी झील है, भोजताल झील। और इसके अलावा यहाँ पर है इंदौर, जो कि आप सभी को पता होगा 2023 में सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में शहर देखे तो इंदौर और सूरत दोनों को स्थान मिला था। और अगर कोई राज्य देखे तो वो था महाराष्ट्र। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना, क्योंकि इंदौर लगातार रह रहा है स्वास्थ्य के मामले में या वहाँ पर जो सफाई के मामले में प्रथम स्थान पर रह रहा है। और इसके अलावा हम और बात करें MP के बारे में, तो MP का आप सभी को पता होगा, यहाँ पर है कुनो नेशनल पार्क, जहाँ से नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देशों से चीते लाए गए थे, और इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है कुनो नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा राजस्थान के बारे में बहुत सारे मैं डिटेल से बता रहा हूँ। और अब क्या होगा कि राजस्थान में भी चीते लाए जाएंगे विदेशों से। और राजस्थान में जिलों की संख्या देखें तो 50 है, ये भी आपको ध्यान रखना। 3 प्रस्तावित जिले हैं, अभी तक बने नहीं है, पर इन जिलों की वापस मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाएगी, जिसके जो अध्यक्ष किन्हें बनाया गया या संयोजक किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। तो ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा यूपी के बारे में जितना बताए उतना कम है, क्योंकि आप सभी को पता होगा यूपी में से प्रमुख अगर नदियों की बात करें तो यूपी में सबसे प्रमुख नदी है वो है गंगा, और इसके अलावा यहाँ पर गंगा और यमुना। गंगा की लंबाई कितनी है? वो है 25 किलोमीटर। आपको ये बताना है कि गंगा की जो यूपी में लंबाई है ये कितनी है। और इसके अलावा बिहार, आप सभी को पता होगा पटना, और वर्तमान में बिहार के कौन है CM? तो वो है नीतीश कुमार बाबू, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा बिहार का प्राचीन नाम क्या था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये थे 3 क्वेश्चन और इसके बारे में डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और अन्य क्वेश्चन। आज का चौथा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही राजधानी जिसका नाम है अमरावती का संबंध किस राज्य से? क्योंकि ये काफी चर्चा में रही है, आज से नहीं है, लगभग 2014 से बाद इन्हीं का चर्चा ज्यादातर हो रही है। अगर कोई राजधानी की हो रही है तो ये क्यों चर्चा हो रही है और किस राज्य की ये राजधानी है? अमरावती। क्योंकि यहाँ पर बहुत विवाद चल रहा था, एक सरकार आती है ये करती है, दूसरी सरकार आती है तो उसे परिवर्तन कर इसे राजधानी, वापस तीसरी आती है तो वापस इसे बनाते, ये ऐसा ही क्रम चलता है।
तो ऑप्शन ए वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन जो सी है वो है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है वो है कर्नाटक। तो हाल ही में चर्चा में रही राजधानी जिसका नाम है अमरावती का संबंध किस राज्य से है, तो ये है आंध्र प्रदेश। आप सभी को पता होगा आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था किससे, मतलब अलग या किससे, आंध्र प्रदेश से अलग करके किसका गठन हुआ था, तो 2 जून 2014, 2 जून 2014। यहाँ पर क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना को बनाया गया था नया राज्य, तेलंगाना को नया बनाया गया था राज्य। और उसमें क्या हुआ था, उस टाइम एग्रीमेंट हुआ कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों की 10 साल तक राजधानी होगी वो एक ही होगी जिसका नाम होगा हैदराबाद। तो ये 10 साल तक एक ही राजधानी रही थी। और अब देखो 2014 से लेकर 2024 तक देखें तो ये 2 जून को ये कंप्लीट हो गए। अब क्या हुआ कि तेलंगाना की तो राजधानी बन गई है, वो पूर्ण रूप से बन गई हैदराबाद, जो कि किस नदी के किनारे है, तो वो है मूसी नदी के किनारे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश की अब राजधानी क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पिछली सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी और वाईसीआर जगन मोहन रेड्डी, और इन्होंने कुल 3 राजधानी की घोषणा कर दी। क्या 3 राजधानी बनेगी, कौन कौन सी, तो एक थी वो थी विशाखापट्टनम, और इसके अलावा नंबर 2 पर थी वो थी अमरावती, और एक नंबर 3 पर और थी, कौन सी थी, विशाखापट्टनम, अमरावती और गुंटूर। तो ये क्या 3 राजधानी बनेगी। और फिर इन्होंने एक बार विशाखापट्टनम को बना ही दिया गया था, इनका प्रस्ताव फिर वापस ले लिया कि अब नहीं बनाएंगे, विशाखापट्टनम ही रहेगी राजधानी। और फिर क्या होता है, यहाँ पर होता है विधानसभा इलेक्शन, और यहाँ पर जो कौन सी पार्टी जीत कर आती है, तो वो आती है टीडीपी मतलब तेलुगु देशम पार्टी। यहाँ पर ये जीत कर आती है। और इन्होंने फिर क्या किया कि राजधानी है वो है अमरावती को बना दिया, और इसे हाल ही में वापस राजधानी अमरावती को घोषित कर दिया, और अब बोले कि अमरावती ही राजधानी बनेगी आंध्र प्रदेश की। तो ये आपको थोड़ी सी इसके बारे में, गठन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट है वो ध्यान रखना है, और तेलंगाना के बारे में भी ध्यान रखना है। अगर आपको तमिलनाडु की राजधानी भूल है ना, तो वो है चेन्नई है, वो है तमिलनाडु की राजधानी। और यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर हुआ था 44वां ओलंपियाड हुआ था, जो शतरंज से संबंधित है वो यहीं से हुआ। और ज्यादातर आपको क्या होंगे कि जितने भी ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं ना, वो यहाँ पर ये चेन्नई की लगभग बन रहे हैं, क्योंकि इसे कहते हैं चेस ऑफ द लैंड। ये भी आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर शतरंज की भूमि के नाम से भी चेन्नई को जाना जाता है। और इसके अलावा तमिलनाडु के बारे में बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, पर कभी अब क्या करेंगे, एक नया प्लान बनना है, अगर आप उसके अनुसार आप पढ़े होने वाले। और इसके अलावा कर्नाटक राजधानी है वो है बेंगलुरु है, वो है कर्नाटक की राजधानी। और आप सभी को पता होगा बेंगलुरु कहते हैं सिलिकॉन वैली सिटी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कर्नाटक के कौन है वहाँ पर सीएम, तो सिद्धरामैया, ये भी आपको थोड़ा सा कर्नाटक के ये भी आपको थोड़ा सा सीएम है, ध्यान रखना। और इसके अलावा यहाँ पर कर्नाटक के अंदर ही बना है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, उसका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे पूर्व था वो था गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन पर, अब नया बन गया है कर्नाटक का। तो ये कौन सा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये इतना तो इनके बारे में ये डिटेल से जानकारी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के ये 2 अन्य क्वेश्चन है, नंबर 5 और नंबर 6 पर। ये क्वेश्चन है विशेष तौर से राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो इसमें हम राजस्थान का करंट अफेयर प्लस थोड़ा सा राजस्थान का स्टैटिक जीके भी जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो आपको अंत तक बना रहना है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी जरूर करें, और चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करना। तो आज के 5 क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में 5वीं जो सफारी है वो शुरू होगी, तो राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिस उस जिले में 5वीं सफारी शुरू होने वाली, क्योंकि इससे पहले 4 वहां पर एक्टिव है या वो शुरू की जा चुकी है, और अब नंबर 5 की होने वाली है। तो ऑप्शन ए है वो है जोधपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है जयपुर, और ऑप्शन डी है वो है उदयपुर। तो ये कहाँ पर शुरू की जाएगी, तो ये की जाएगी जयपुर के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट रखना, ध्यान रखना है। और इसके अलावा वाटर पार्क कहाँ पर है, तो ये है, एक है उदयपुर के अंदर और एक है जयपुर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जयपुर आप सभी को पता होगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1729 के अंदर, और किसके द्वारा की गई ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहीं पर स्थित है कौन सा, एक तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, और इसके अलावा यहाँ पर है हवा महल, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक हाथी गांव है आमेर, जिसे हाथी गांव के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर
बर्ड पार्क हैं, और इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग टाइप की सफारी है, जैसे हाथी सफारी है, लॉयन सफारी है, और इसके अलावा अन्य एक दो और सफारी हैं। कुल मिलाकर 5वीं सफारी शुरू हो रही, 4 इससे पहले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा आपको 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर कौन थे वहाँ के राजा, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसे गुलाबी रंग से कब रंगवाया गया और क्यों रंगवाया गया, ये भी आप मुझे कारण बताने वाले हैं। और इसके अलावा बीकानेर आप सभी को पता होगा, बीकाजी द्वारा स्थापित किया गया था, और राव बीकाजी। और यार इसके अलावा यहाँ पर बीकानेर में बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की उस्ता कला है बीकानेर की, वो भी हाल ही में उसे जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जोधपुर आप सभी को पता होगा, राव जोधा द्वारा स्थापित किया गया है जोधपुर। और यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग है, और मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ियों पर है, चिड़िया की पहाड़ियों पर है। और चिड़िया की पहाड़ियों को हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये भी आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो ये जोधपुर के अंदर है। और कृषि विभाग या एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ पर है, तो ये बीकानेर के अंदर स्थित है। और इसके अलावा राजधानी का दर्जा जयपुर को दिया गया था। और इसके अलावा अब आपको ये बताना है, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है राजस्थान का, पर सबसे छोटा जिला आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि अब क्या होगा, इसकी समीक्षा हो रही है, उस पर हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा उदयपुर को आप सभी को पता होगा, उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई। और यहीं पर है, इसके बारे में अन्य और थोड़े से फैक्ट है वो आप मुझे बताएंगे कि उदयपुर के प्रमुख कौन सी झील हैं, और इसके अलावा प्रमुख यहाँ पर कौन से महल हैं, ये आपको थोड़ा से बताना है, क्योंकि यहीं पर स्थित है। हाल ही में कौन सी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, और उसके द्वारा मक्का की एक नई किस्म मतलब लॉन्च की गई जिसका नाम है शंकर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके अलावा एक अफीम की भी किस्म लॉन्च की गई जिसका नाम है चेतक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा यहाँ पर जो विश्वविद्यालय मैंने बताया था उसके द्वारा उदयराज चूल्हा भी बनाया गया था, ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा पीएफ पॉलीमर है, ये भी उदयपुर से कृषि विश्वविद्यालय है ना, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उसी से संबंधित है। तो ये था आपको फैक्ट उदयपुर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। हाल ही में 19 जिले और 3 संभागों की पुनः समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई है, तो वो किस राज्य द्वारा बनाई गई है, ये आपको ये क्वेश्चन है। और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा राजस्थान में एक बार फिर तेल का मचा था, जब एकदम ही इतने जिले बना दिए गए, छोटा कुछ तो एक तो जिला ऐसा बना कि सीधे ही वो ग्राम पंचायत से सीधा डिस्ट्रिक्ट बन गया, ये पहली बार हुआ है ऐसा। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है वो है उत्तराखंड। तो किस राज्य ने हाल ही में अपने वहां पर बनाए गए 19 जिले और 3 संभागों की पुनः समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई है, तो ये बनाई गई है राजस्थान में। राजस्थान में हाल ही में आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस सरकार के टाइम या पूर्व जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत के समय, यहाँ पर राजस्थान में कुल पहले तो थे 33 जिले, और उसमें से 2 कम किए तो हुए टोटल 31 जिले। फिर क्या हुआ कि 19 नए जिले बनाए गए, और तो कुल मिलाकर वापस हो गए कितने 50 जिले। और उसके अलावा संभाग कितने थे पहले, तो पहले संभाग थे 7, और 3 नए संभाग बना दिए गए। और 3 नए संभाग कौन कौन से बनाए गए थे, तो एक तो बनाया गया था पाली संभाग, और इसके अलावा और कौन कौन से संभाग बनाए गए, 2 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक तो पाली बनाया गया था, और 2 और कौन से संभाग बनाए। तो इनके क्या हुआ कि अब पुनः समीक्षा होगी, इनके सीमा का निर्धारण होगा, और किस जिले की आवश्यकता है उसे रखा जाएगा। अगर कुछ जिले की कोई मतलब उसे आवश्यकता नहीं है, या उसे सीमा में कुछ परिवर्तन करता होगा इत्यादि, अब इस कमेटी के द्वारा मतलब किया जाएगा। तो इसके अलावा आपको ये इसके अलावा इस कमेटी में कुल कितने सदस्य हैं, कुल 7 सदस्य हैं। उनमें से एक का आपको नाम ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर उस कमेटी के हेड कह सकते हैं। वो कौन है, तो वो है आपके राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह बैरवा, वो आपको नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये मैंने बता दिया इसके डिटेल के बारे में, बाकी ये स्टेट मैंने आप पिछले क्वेश्चन में करवाए थे। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन, और इसका डिटेल से एनालिसिस काफ़ी दिन बाद एक लॉन्ग क्लास आपके सामने प्रस्तुत हुई है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें और बने हमारी फैमिली का हिस्सा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।